कभी सोचा है कि कोई गाना सुन के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, या कोई कहानी पढ़कर, कोई फिल्म देखकर दिल एकदम से भर क्यों आता है? असल में कला के इस जादू के पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, किसी धुन को सुनकर आंखों में आंसू आ जाना, या किसी कहानी के किरदार के साथ जोश से भर जाना। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक पूरा शास्त्र है, एक पूरा फॉर्मूला है। और इस गहरे अनुभव के केंद्र में एक शब्द है, रस। अब देखिए, रस का मतलब तो जूस या स्वाद होता है, लेकिन यहां इसका मतलब बहुत गहरा है। ये वो असली आनंद है, वो सार है जो किसी कला को अनुभव करने से मिलता है, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, या फिर हैरानी का। इसीलिए तो इसे काव्य की आत्मा कहा गया है। इसके बिना कोई भी कविता या कहानी बेजान है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो इमोशनल रिएक्शन है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित पुराने फॉर्मूले पर आधारित है। इसे हजारों साल पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में समझाया था। और ये है वो मास्टर फॉर्मूला। आप इसे किसी भी कला में इमोशन पैदा करने की एक रेसिपी समझ सकते हैं। भरत मुनि ने कहा कि जब तीन चीजें, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, एकदम सही तरीके से मिलती हैं, तब जाके रस पैदा होता है। तो चलिए इस रेसिपी के एक एक हिस्से को जरा खोलकर समझते हैं। तो इस रेसिपी के वो चार मुख्य स्तंभ कौन से हैं जो मिलकर इस जादू को रचते हैं? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है स्थायी भाव। ये वो बेसिक इमोशंस हैं जो हम सब के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस सो रहे होते हैं। जैसे प्यार, दुख, गुस्सा, डर। ये भावनाएं बस सही मौके का इंतजार करती हैं जागने के लिए। तो इन सोई हुई भावनाओं को जगाता कौन है? वो है दूसरा स्तंभ, विभाव। विभाव का सीधा मतलब है कारण, वो वजह जिससे कोई इमोशन पैदा होता है। जैसे किसी वीर सैनिक को देखकर हमारे अंदर उत्साह का भाव जागता है, या फिर किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर प्यार का। अच्छा, जब इमोशन जाग गया तो क्या होता है? हमारा शरीर उस पर रिएक्ट करता है। और यही है तीसरा स्तंभ, अनुभाव। ये भावना के बाहरी लक्षण हैं, जैसे खुशी में चेहरा खिल जाना, दुख में आंसू बहना, या फिर गुस्से में आवाज का कांपना। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सा भाव मन में जागा है। और आखिर में आता है चौथा स्तंभ, संचारी भाव। इन्हें आप पानी के बुलबुलों की तरह समझिए। ये छोटी छोटी पल भर की भावनाएं हैं जो मेन इमोशन को और मजबूत करने के लिए आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। जैसे कि चिंता, उत्सुकता, शर्म। ये आती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो अब जब हमें ये फॉर्मूला पता चल गया है, चलिए देखते हैं कि इससे कितने अलग अलग तरह के इमोशनल फ्लेवर्स, यानी कितने तरह के रस बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से 8 रसों की बात की थी। इसमें प्यार और हंसी मजाक से लेकर गुस्से और डर तक के सारे बेसिक इमोशंस शामिल थे। लेकिन बाद में विद्वानों को लगा कि एक बहुत जरूरी अनुभव छूट रहा है, और वो है शांति का अनुभव। तो उन्होंने इसमें 9वां रस जोड़ा, शांत रस। और यहीं से रसों का वो मशहूर ग्रुप बना जिसे हम नवरस के नाम से जानते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ दो और बहुत खूबसूरत भावनाओं को रस का दर्जा दिया गया। एक है वात्सल्य, यानी माँ बाप का अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है, और दूसरा है भक्ति, यानी ईश्वर के लिए जो प्रेम और समर्पण होता है। तो इस तरह आज हम कुल मिलाकर 11 रसों को जानते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हर रस एक खास स्थायी भाव, एक बेसिक इमोशन से जुड़ा हुआ है। जैसे श्रृंगार रस का आधार है रति, यानी प्यार। वीर रस का आधार है उत्साह, बिना जोश के वीर का कैसी। और करुण रस यानी दुख, उसका बेस है शोक। ये दिखाता है कि ये सिस्टम हमारी भावनाओं के कितने बड़े दायरे को कवर करता है। चलिए दो रसों के बीच का फर्क एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, यानी प्रेम। जैसे बिहारी की ये लाइन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसमें कृष्ण और गोपियों का एक चंचल प्यारा सा प्रेम दिखता है। दूसरी तरफ है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। जैसे ये पंक्ति, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसे सुनते ही एक वीरता और जोश का एहसास होता है। देखिए दोनों में भावनाएं कितनी अलग हैं, पर दोनों ही रस हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? जवाब है कि ये आज भी उतनी ही जरूरी हैं, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा।
देखिए, आज रस सिर्फ पुरानी किताबों का विषय नहीं है। ये सीबीएसई और सीयूईटी जैसे बड़े-बड़े इम्तिहानों में एक ज़रूरी टॉपिक है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये हमें फिल्मों, संगीत और साहित्य को गहराई से समझने और महसूस करने का एक टूल देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन वीडियोस की वजह से ये ज्ञान एक नई पीढ़ी तक बहुत आसानी से पहुंच रहा है और जिंदा है। तो याद रखिए, रस सिर्फ व्याकरण का कोई नियम नहीं है। ये कला को देखने और महसूस करने का एक चश्मा है। अगली बार जब कोई फिल्म, कोई गाना या कोई कविता आपके दिल को छू जाए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये श्रृंगार रस है या करुण या वीर? उस एहसास के पीछे छिपे इस खूबसूरत विज्ञान को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।